हर रात चाहे मौसम कैसा भी हो, हमेशा कोई हमारी गली में सीटी बजाता हुआ गुजरता है। आप इसे तभी सुन सकते हैं जब आप लिविंग रूम में हो या किचन में, और यह हमेशा ठीक 3:03 में शुरू होता है। फिर यह आवाज़ धीमी होने लगती है और फिर पास की गली के शुरुआत में कहीं जाके ख़त्म हो जाती है। हमारा घर सड़क के चौराहे पे है, इसलिए वो सीटी की आवाज़ हमेशा हमारे घर के पास से गुजरती है। जब मैं छोटा था तो मैं और मेरी बहन कुछ रातों को चुपके से रसोई में जाकर यह सुनते थे। हमारे मम्मी डैडी को यह पसंद नहीं था, और अगर वे हमें वहाँ उसे सुनते हुए देख लेते तो हमारी सामत आ जाती। लेकिन वे कभी हमारे साथ सख्त नहीं हुए थे, क्योंकि वे हमेशा एक नियम का पालन करते थे। जो भी सीटी बजा रहा है उसे देखने की कोशिश मत करो। मेरा पड़ोस एक मज़ेदार जगह है। मैं 6 साल की उम्र से यहाँ रह रहा हूँ। यह जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ घर छोटे छोटे और अच्छे से बने हुए हैं। साथ में बड़ा आंगन होता है और घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। पिछले अक्टूबर को मैं 13 साल का हो गया। यहाँ मेरे कई दोस्त भी हैं। हम साथ साथ बड़े हुए हैं और हमेशा हमारा वक्त गलियों के चौराहों पे खेलना या गर्मियों में पीछे के बरामदे में घूमना होता था। यह बड़े होने के लिए एक अच्छी जगह थी, पर यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें ही अजीब हैं, रात की सीटी और अच्छी किस्मत। सीटी की आवाज़ ने मुझे कभी ज़्यादा परेशान नहीं किया। मम्मी डैडी को इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने सवाल पूछना बंद कर दिया था। मेरे डैडी एक मजबूत, लंबे और शांत इंसान हैं, पर वो शांत तब नहीं होते जब सीटी बजाने वाला आता है। तब वे थोड़ा तेज़ी से बोलते हैं, उनकी आंखें तेज़ी से घूमने लगती हैं, और वह हमें इसके बारे में ज़्यादा ना सोचने और साथ में एक बड़ा नियम हमेशा याद रखने को कहते हैं। वो ये है, जब सीटी बजाने वाला गुजरे तो उसे बाहर से देखने की कोशिश मत करना। ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो भी देख सकते हैं। हमारे घर के हर खिड़की के अंदर एक शटर है, भारी कैनवास के मोटे टुकड़े जो ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं, और खिड़कियों के फ्रेम के नीचे कुंडी लगाते हैं। हर कुंडी में एक छोटा सा ताला भी होता है। मेरे डैडी हर रात हम सभी के सोने से पहले उन शटरों को बंद कर देते हैं और चाबी अपने कमरे में रख लेते हैं। मेरी मम्मी, मुझे नहीं पता कि वह सीटी बजाने वाले के बारे में क्या सोचती है। मैंने उन्हें पहले भी 3:03 में लिविंग रूम में देखा है, जब वो आवाज़ शुरू होती है। अगर मैं अपना दरवाज़ा थोड़ा खुल कर झाँकता तो मैं उसे देख सकता था। वो अक्सर बाहर नहीं निकलती है। कम से कम मैंने उन्हें ज़्यादा नहीं देखा, सिर्फ महीने में 1 या 2 बार। मुझे लगता है वो बस सोफे में बैठकर उस आवाज़ को सुनती है। सीटी बजाने वाला हर रात एक ही धुन बजाता है, खुशनुमा धुन। याद है, मैंने कहा था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 2 अजीबोगरीब चीज़ है। खैर, हमारे इस रात की सीटी के अलावा हमारे पड़ोस में हर कोई वाकई भाग्यशाली है। इसे समझाना मुश्किल है, और डैडी को यह पसंद नहीं है कि हम इस बारे में ज़्यादा बातें करें। लेकिन यहाँ के लोगों के साथ अच्छी चीज़ें अक्सर होती रहती है। आमतौर पर जैसे किसी कंपटीशन को जीतना, काम पर बोनस मिलना, या यार्ड में दबे हुए कुछ सोने के सिक्के ढूंढना। यहाँ मौसम हमेशा अच्छा रहता है और यहाँ कभी भी कोई आपराधिक घटना नहीं होती है, और हर किसी के बगीचे पतझड़ में खूबसूरत हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम यहाँ क्यों आए। हमारे यहाँ आने का मुख्य कारण मेरी बहन नोला है। वो जब पैदा हुई थी तो वो बहुत बीमार थी। उसके फेफड़े में कुछ समस्या थी, और दूसरे बच्चों की तुलना में वो बहुत छोटी थी। उसे सांस लेने के लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़ती थी। हम अपने अस्पताल के नज़दीक रहने के लिए यहाँ पर बस गए। जैसे ही हम यहाँ पर आए, नोला की हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टर इसका पता नहीं लगा पाए थे। उन्होंने इसे दवाइयों का नतीजा बताया, लेकिन हम साफ तौर पर देख सकते थे कि वो उलझन में थे। यहाँ तक कि मैं भी जानता था कि नोला का ठीक होना हमारे इस जगह पर रहने आने के कारण मिले गुड लक से हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर रुके रहे। तब हमें पता चला कि यहाँ हर रोज़ होने वाले छोटे छोटे चमत्कार के साथ साथ कभी कभी कुछ बुरी चीज़ें भी होती है, लेकिन वे तभी होती है जब आप सीटी बजाने वाले की तलाश करते हैं। यहाँ की वेलकमिंग सोसाइटी का एक नियम है, जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो उनसे मिलने वेलकम कमेटी के लोग चॉकलेट और गिफ्ट्स की टोकरी लेके आते हैं। वे लोग बहुत मिलनसार होते हैं। जब हम 7 साल पहले यहाँ पर आए थे तो वेलकम कमेटी से 4 लोग आए थे।
सब ने मेरे मम्मी और डैडी से थोड़ी थोड़ी बातें की। फिर उन लोगों ने मेरे मम्मी डैडी से पर्सनली बात करने को कहा, इसलिए डैडी ने मुझे कमरे में भेज दिया जहाँ से मैं अभी भी उनकी बात सुन सकता था। उन लोगों ने मेरे मम्मी डैडी को बताया कि पड़ोस कितना अच्छा है, वास्तव में असाधारण। फिर उन लोगों ने मेरे मम्मी डैडी को सिटी के बारे में बताया, जो हर सुबह 3:03 में बजती थी और 3:05 में ख़त्म हो जाती थी। हमारे पड़ोसियों ने मेरे मम्मी डैडी को चेतावनी दी, सीटी बजाने वाला शांति से गुजरता है, उसने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तब तक जब तक कि कोई देख ना ले कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने इस भाग पर जोर देते हुए कहा था। इसे मैं दरवाजे पे कान लगा के सुन सकता था। जो लोग सीटी बजाने वाले की तलाश में गए थे, उसकी किस्मत बदल गई, बहुत गलत तरीके से। उसे जो कोई भी देखता, उसके ऊपर बदकिस्मती के बादल मंडराने लगते। जो कुछ भी गलत हो सकता था वो हो जाता। उन्होंने डैडी को अपने साथ लाए एक लिफाफे को भी दिखाया, जिसमें अखबार की कटिंग्स थी, जिसमें कार दुर्घटना, दिल का दौरा, आर्थिक तंगी से मौत और अजीब दुर्घटनाओं की कहानियाँ थी। मैंने उनमें से एक को मेरे डैडी से यह कहते सुना कि हर कोई नहीं मरता, लेकिन उसमें से जीवन निकल जाता है। अगर वे जीवित भी रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। मेरी मम्मी, मैं समझ सकता था कि वह इसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। वह पूछती रही कि क्या यह कोई शरारत है जो आप लोग अपने नए पड़ोसी के साथ करते हैं। और बातों के बीच मेरी माँ एक वक्त बहुत गुस्सा हो गई थी। उन्होंने हमारे पड़ोसियों पर यह आरोप लगाया वो हमें हमारे नए घर से डरा के भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे डैडी ने उन्हें शांत किया। उन्होंने कहा कि वो बता सकता है कि हमारे नए पड़ोसी ईमानदार हैं और वे बस उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पड़ोसियों के चले जाने के बाद डैडी हार्डवेयर की दुकान पर गए, कैनवास के पर्दे, कुंडी और ताले खरीदे और रात के खाने के बाद घर की हर खिड़की पर उसे लगाया। हमारे नए घर में यह पहली रात। सुबह 3 बजे अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि डैडी लिविंग रूम पे बैठे हुए हैं, हमारी छोटी बहन को पकड़े हुए। मैं चुपचाप उनके पास जाके बैठ गया और उसका इंतज़ार करने लगा। ठीक 3:03 में हमने पहली बार उस सीटी की आवाज़ सुनी। जैसा कि हमारे पड़ोसियों ने कहा था, सीटी की आवाज़ हर रात वापस आती है, जिसे हम कभी नहीं देखते, और हम हर दिन अपने लाखों छोटे छोटे गुड लक का आनंद लेते हैं। नोला अब अपने आप सांस लेने लगी है। वो एक मजबूत और चालाक लड़की बन गई है। मेरे डैडी भी उन लोगों की समिति में शामिल हो गए हैं। हमें अक्सर नए पड़ोसी नहीं मिलते। आखिरकार कोई क्यों इतनी अच्छी जगह छोड़ के जाना चाहेगा। लेकिन जब कोई नया परिवार आता है तो मेरे डैडी और समिति के लोग चॉकलेट्स और उपहार की टोकरियाँ लेके जाते हैं। मैं हमेशा अपने डैडी के चेहरे के भाव देखकर बता सकता हूँ कि जब वे वापस आते हैं, क्या उस फैमिली ने समिति को गंभीरता से लिया या फिर बहुत जल्दी हमें एक नए पड़ोसी मिलने वाले हैं। कुछ समय पहले ही एक परिवार हमारे ठीक बगल में रहने आया था। उस घर की पिछली मकान मालकिन मैडी 105 साल की आयु में चल बसी थी। उसने एक अच्छा लंबा जीवन जिया था। हमारे नए पड़ोसी ऐसे लग रहे थे जैसे वे इस जगह से जुड़ गए हो। वेलकम कमेटी में मेरे डैडी ने उन्हें एक सलाह दी, जिसे उसने ध्यान में रखा और बाकियों की तरह अपनी खिड़कियों में शटर लॉक लगा लिया, क्योंकि उनका खुद का एक छोटा बच्चा था। और उस भूरे लिफाफे में जो भी अखबार के टुकड़े थे, वो जो भी सबूत थे, मेरे डैडी ने हमें उसे कभी नहीं दिखाया। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ही विश्वसनीय रहा होगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी पहले महीने से ही बिना किसी परेशानी के वहाँ रह रहे थे। एक रात जब हमारे नए पड़ोसी को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे होल्डन को हमारे साथ रहने के लिए भेज दिया। वो 12 साल का था, स्कूल में मुझसे 1 साल छोटा। मैं उस रात से पहले उससे अच्छी तरीके से नहीं जानता था, पर जैसे ही उसके मम्मी डैडी ने उसे खाने के बाद हमारे साथ छोड़ा, मैं समझ गया कि बुरा समय आने वाला है। क्या तुम जानते हो कि हर रात वो बाहर सीटी कौन बजाता है? होल्डन ने उस समय पूछा, जब घर के सभी बड़े लोग कमरे से बाहर चले गए थे। हम तीनों कमरे में बैठे थे और टीवी पर कोई डिज्नी की फिल्म देख रहे थे। उसकी बात सुन मेरी बहन और मैं एक दूसरे को देखने लगे। फिर मैंने कहा, हम इस बारे में बात नहीं करते। होल्डन ने कहा, मुझे लगता है वह एक अजीब आदमी है जो कोने पर बड़े पीले घर में रहता है। मिस्टर टोड्स? मेरी बहन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं।
होल्डन ने कंधे उचकाए। तो फिर वह कोई साइको किलर होगा। नोला तनाव में आ गई। हम इस बारे में बात नहीं करते, मैंने दोहराया। चलो मेरे कमरे में चल के कुछ गेम खेलते हैं, मैंने कहा। हमने अगले कुछ घंटे गेम खेलने, पॉपकॉर्न खाने और फिल्म देखने में बिताए। मैं देख सकता था कि होल्डन बेचैन हो रहा था। जब मेरे मम्मी डैडी ने हमें गुड नाइट कहा, पर्दे बंद किए और बिस्तर पर चले गए, तो होल्डन अपने बीन बैग को उठा के मेरे पास आ गया, जहाँ नोला और मैं बिस्तर पर बैठे थे। क्या तुमने कभी उसे देखने की कोशिश की है? उसने पूछा। अब लगभग समय हो गया है। ज़्यादातर देर रात जगते समय हम टाइम का ध्यान नहीं रखते। उसकी बात सुन मैं थोड़ा चौंक गया और घड़ी की तरफ देखा। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह सही था। यह लगभग 3 बजे का समय था। मैंने आह भरी। देखो, मैं नहीं देख सकता। मैं देखने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे डैडी हर रात खिड़की बंद करके चाबी छिपा देते हैं। उसने मेरी ओर अनदेखी करते हुए कहा। हमारे डैडी भी ऐसा ही करते हैं, नोला ने कहा। नहीं, होल्डन ने जवाब दिया। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। तुमने उसे ऐसा करते हुए देखा? मैंने तीखी आवाज में कहा। होल्डन मुस्कुराया। तुम्हारे डैडी शटर बंद करते हैं, फिर वे चाबी नहीं छिपाते, वो इसे और चाबियों के चेन में रख देते हैं। तो मैंने पूछा। मुझे चिंता थी कि मैं पहले से ही जानता था कि वो आगे क्या कहेगा, क्योंकि मैंने देखा था कि इतने सालों में मेरे डैडी चाबी छिपाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। तो तुम्हारे डैडी ताला लगाने के बाद चाबी को नाइट स्टैंड पे ही रख देते हैं। मैं बाथरूम गया था, तो रास्ते में मैंने उनके कमरे में झांका, तो मैंने वहाँ चाबी को देख लिया था, और जिसमें से खिड़कियों की चाबी मैंने निकाल ली है। नोला और मैं घूमते रहे और उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। होल्डन ने कंधे उचका दिए। तुम चाहो तो जांच कर सकते हो। बस अपने मम्मी डैडी का दरवाज़ा खोलो और देखो, तुम्हें नाइट स्टैंड में चाबी का गुच्छा दिख जाएगा। यहीं रुको, मैंने उन दोनों से कहा, और बिल्कुल भी मत हिलना। मैं जल्दी से अपने मम्मी डैडी के कमरे में गया, लेकिन दरवाजे पे झिझक रहा था। अगर होल्डन झूठ नहीं बोल रहा होगा तो डैडी मुझ पे नाराज़ होने वाले हैं। वो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं इसके बारे में सोचकर डर रहा था। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, मुश्किल से 1 इंच, और मैंने अंदर देखा। अंदर अंधेरा था। मैंने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंधेरे में 2 कदम चलते ही मैं चौंक गया। सीटी की आवाज़ आने लगी थी। मैं इसे अपने मम्मी डैडी के कमरे से साफ सुन सकता था। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जब हम नए घर पर आए तब से वे हर रात सीटी की आवाज़ सुन सकते थे। उन्होंने हमें ये बात कभी नहीं बताई। मैं वहीं खड़ा रहा और सीटियों की आवाज़ को अपने करीब आते हुए सुन रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे लाइट जलानी चाहिए या अपने डैडी को आवाज़ लगानी चाहिए। अचानक मुझे मेरे कमरे से नोला के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं मम्मी डैडी के कमरे से बाहर निकल के भागा। होल्डन और नोला खिड़की के पास खड़े थे। होल्डन झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने उसे उस खिड़की के पास लगे ताले को खोलते हुए देखा। फिर मैंने एक क्लिक सुनी। उसके पास चाबी थी। होल्डन जोर से हंसा। नोला उसके पास खड़ी थी, झुकी हुई, डरी लेकिन उत्सुक। सीटी अब हमारे घर के बाहर बज रही थी। मुझे लगता है कि मैंने आवाज़ लगाई, मुझे याद नहीं है। शायद लगा समय रुक गया है। किसी तरह मैंने एक पल में ही अपने और नोला के बीच की जगह को कवर कर लिया और उसकी आंखें बंद कर दी। लेकिन मैंने होल्डन को शटर खींचते हुए सुना ताकि वो खुल सके। तभी मैंने खिड़की की दूसरी तरफ सीटी की आवाज़ सुनी। मैंने नोला को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसको इस तरह घुमाया कि उसका चेहरा खिड़की से दूर हो जाए, और उसी समय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। शटर खुल गया था। सीटी बजना बंद हो गया। मुझे लगा कि नोला मेरी बाहों में कांप रही है। मैंने उससे कहा, मत देखो, पीछे मत मुड़ना। हम इस तरह बैठे थे कि उसका चेहरा कमरे की तरफ था और मेरा चेहरा खिड़की की तरफ। मेरी आंखें अभी भी बंद थी। मैंने महसूस किया कि नोला ने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया है। मैंने नोला को पकड़े हुए ही होल्डन को छूने की कोशिश की। मेरा हाथ उसके हाथ से टकराया। वह नोला से भी ज़्यादा कांप रहा था। होल्डन, मैंने पूछा। खामोशी। मैं उसके पीछे गया और धीरे से खिड़की को टटोलने लगा। मेरी आंखें अभी भी बंद थी। कांच ठंडा था। साल के इस समय के हिसाब से जितना ठंडा होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा ठंडा। मैंने अपना हाथ खिड़की के ऊपर की ओर बढ़ाया और शटर के हैंडल को ढूंढने लगा। जैसे जैसे मैं उसे ढूंढ रहा था, मैंने यह सोचने की कोशिश नहीं की कि खिड़की की दूसरी तरफ क्या हो सकता है, और अंत में मैंने उसे छुआ और एक जोर की आवाज़ के साथ शटर को बंद कर दिया। मैंने अपनी आंखें खोली। रसोई से आते हुए हल्की रोशनी में
मैं होल्डन को देख सकता था, जो पीला और छोटा था। वह बंद खिड़की को घूर रहा था। होल्डन, मैंने फिर पूछा। वह मेरी ओर मुड़ा और चीख पड़ा। अचानक हॉल की लाइट जल गई, फिर लिविंग रूम की, फिर मेरे मम्मी डैडी दौड़ते हुए कमरे में आए। मेरी आंखें होल्डन पर टिकी हुई थी। वह पीला पड़ गया था। उसने अपने होंठ इतने जोर से काटे थे कि उसकी ठुड्डी पर खून की एक पतली लकीर बह रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ? मेरे डैडी ने मुझसे पूछा। मैं होल्डन से दूर हटने में कामयाब रहा और पीछे देखा। उसने देखा है। मैंने अपने डैडी को कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था, लेकिन उस पल मैंने अपने डैडी का एक डरावना चेहरा देखा। बहुत ज़्यादा डर। सिर्फ होल्डन? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने हाँ में सर हिलाया। मेरे डैडी ने एक सांस ली। वे इतने राहत महसूस कर रहे थे कि मुझे लगा कि वे खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर वे होल्डन की ओर मुड़े और उनका चेहरा बदल गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें यह अच्छा लग रहा था कि होल्डन ही एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने उसे देखा था। फिर दरवाजे पे कोई खड़खड़ाहट हुई। हम सब हैरान रह गए। होल्डन ने गिड़गिड़ाते हुए मेरी मम्मी से कहा, उसका जवाब मत दीजिए प्लीज़। वह हॉल के बीच में खड़ी थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी मम्मी एक शक्की महिला है और वो खिड़कियाँ और सीटियों बजाने वाले के बारे में मेरे डैडी का मजाक उड़ाती है, लेकिन उस रात हम सभी ने इसे महसूस किया था। मैंने देखा कि मेरे मम्मी डैडी दोनों के हाथों में बेसबॉल बैट थे जो वे अपने बेडरूम से लेके आए थे। दस्तक फिर आई, इस बार थोड़ी जोर से। प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलो, होल्डन फुसफुसाया। मेरे डैडी उसके पास गए और उसे गले से लगा लिया। हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरे डैडी ने बेसबॉल बैट को जोर से पकड़ते हुए कहा, आज रात यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। इस बार दस्तक इतनी तेज थी कि दरवाज़ा हिल गया। होल्डन फिर से चिल्लाया और नोला ने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट दी। मेरी मम्मी आई और हमारे बगल में घुटनों के बल बैठ गई और मुझे और मेरी बहन को गले से लगा लिया। पुलिस को बुलाओ, मेरी मम्मी ने डैडी को फुसफुसाते हुए कहा। फिर दस्तक तुरंत बंद हो गई। मेरे डैडी ने अपने कंधे के ऊपर से हमारी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि उनकी बात अचानक रुक गई? वो दस्तक एक नॉर्मल टैपिंग में बदल गई थी। पुलिस। दरवाजे के दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आई। बाहर से आती आवाज़ बिल्कुल मेरी माँ की जैसी थी, जैसे कोई तोता उनके शब्दों को दोहरा रहा हो। पुलिस बुलाओ, पुलिस को, पुलिस। मेरी माँ ने हमें अपने करीब खींच लिया। पुलिस, 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 इसे रोको, मेरी मम्मी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि पुलिस को बुलाने में कोई मदद मिलेगी। मेरे डैडी ने कहा, हमें कैसे पता चलेगा कि वे दरवाजे पे है? दस्तक पहले से ज़्यादा तेज हो गई थी। दरवाज़ा हिल रहा था, फिर वो बंद हो गया। काफ़ी देर बाद मैंने फिर से एक दस्तक सुनी, लेकिन वो हमारे पिछले दरवाजे से आ रही थी। हम सब एक साथ पिछले दरवाजे की ओर मुड़े, लेकिन दस्तक तुरंत सामने के दरवाजे पर लौट आई। आगे से पीछे, पीछे से आगे, जोर से, फिर शांत और फिर जोर से। अचानक दोनों दरवाजे में एक साथ आवाज आने लगी। फिर घर की सभी खिड़कियां और दरवाजों पे खटखटाहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ड्रम के अंदर हो और एक साथ कई दर्जन लोग इसे बजाने की कोशिश कर रहे हो, या हम एक कछुए की तरह थे और कोई हमें हमारे खाल खोल के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। रुको, होल्डन चिल्लाया। दस्तक रुक गई। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, होल्डन ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। मैं वादा करता हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या देखा है। प्लीज़ चले जाओ। हम करीब 1 मिनट तक इंतजार करते रहे। फिर हमने आवाज़ सुनी, खिड़की में हल्की सी टैपिंग की, जहां से होल्डन ने उसे देखा था। होल्डन रोने लगा। वह एक कैदी की तरह सिसक रहा था जो अपने कोठी के बाहर खुद के फांसी के फंदे को लटकता हुआ देख रहा हो। मेरे डैडी ने उसे गोद में ले लिया, उसके बालों को सहलाया, लेकिन कभी उससे झूठ नहीं बोला। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा। खिड़की पर दस्तक रात भर चलती रही। हम लिविंग रूम पे एक साथ बैठे रहे। मुझे पता नहीं कि कितनी देर तक।
आखिरकार मेरी मम्मी ने हम बच्चों को हमारे कमरों में ले जाने की कोशिश की, जबकि मेरे डैडी दरवाजे पर नज़र रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही हम अपने बेडरूम में गए, वो दस्तक फिर से शुरू हो गई। इतनी जोर से कि इसे अनदेखा करना संभव नहीं था। मुझे डर था कि दरवाज़ा इसे रोक पाएगा या नहीं। हम लिविंग रूम में वापस आ गए और खटखटाहट बंद हो गई। सिर्फ खिड़कियों पर टैपिंग की आवाज़ आ रही थी। उस रात हम में से कोई नहीं सोया। सुबह 7 बजे के आसपास टैपिंग की आवाज़ बंद हो गई। यह वो समय था जब सूरज उगता है। हमने 2 घंटे और इंतज़ार किया। उसके बाद मेरे डैडी ने एक खिड़की के शटर को खोला। उन्होंने हम सभी को पहले उनके बेडरूम में जाने को कहा। मैंने उन्हें मेन डोर को खोलने और फिर अंदर आते हुए सुना, सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा, यह खत्म हो गया। होल्डन के मम्मी डैडी दोपहर के खाने के वक्त वापस आ गए। मेरी मम्मी और डैडी होल्डन को उसके घर ले गए। वे काफ़ी देर तक अंदर रहे। नोला और मैं खिड़की से देख रहे थे। नोला पूरे दिन हमारे साथ रही, मेरे बगल में। जब मेरे डैडी मम्मी वापस आए तो वो बहुत गंभीर दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि होल्डन के फैमिली से उसकी क्या बात हुई। यह रविवार था, इसलिए हम सभी ने पूरा दिन एक साथ बिताया, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और फिल्में देखी। उस रात सभी लोग मेरे कमरे में सोए और नोला और मैं मेरी मम्मी के बिस्तर पे, मेरे डैडी एक कुर्सी पर। उस रात या उसके बाद की रातों में कोई दस्तक नहीं हुई। उस सप्ताह के बाकी दिनों में हमने होल्डन और उसके मम्मी पापा को ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन गुरुवार के उनके ड्राइववे में एक ट्रक आके रुका था। नोला और मैंने उन्हें स्कूल के बाद पूरी दोपहर सामान पैक करते हुए देखा। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा याद है वो यह है कि होल्डन और उनके मम्मी डैडी कितने थके हुए दिख रहे थे। तीनों के चेहरे पर एक जैसा पीलापन, गंभीर चेहरा, आंखों में कोई चमक नहीं। सड़क के उस पार से ही मैं बता सकता था कि सब कुछ गड़बड़ है। होल्डन और उनकी फैमिली शाम होने से पहले ही चली गई। मुझे याद है कि जब वेलकम कमेटी के लोग मेरे मम्मी डैडी के पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि सीटी बजाने वाले को देखने वाला हर इंसान मरता नहीं है, वो जिंदा रहते हैं, लेकिन उनकी हालत मौत से भी बदतर हो जाती है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, उस रात में अगर थोड़ा भी धीमा होता तो क्या होता। अगर गलती से मेरी नज़र खिड़की के बाहर चली जाती, क्या मेरी भी हालत वही होती। मुझे खुशी थी कि मैं वो नहीं था जिसने उसे देखने का फैसला किया। हम अभी भी उस घर में हैं, उस पड़ोस में रहते हैं। हम अभी भी हर रात सीटी की आवाज़ को सुनते हैं। यहाँ की खुशियाँ, किस्मत और अच्छी चीज़ें इतनी अच्छी है कि उसे छोड़ना मुश्किल है, लेकिन हम सावधान रहते हैं। अब हमारे पास रात बिताने के लिए कोई दोस्त नहीं है और मेरे डैडी पर्दे की चाबी बहुत अच्छी तरीके से छिपाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं उसे ढूंढ नहीं सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती।